YouTube चैनल के संडे क्लासेज पर मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत एक ऐसे शख्स को लेकर के जिसका जन्मदिन 4 साल पर एक बार आता है, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संपूर्ण जीवन कांग्रेस में बिताया लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में गैर कांग्रेसी रहे। इनका सफर डीएम, सीएम, पीएम अर्थात जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, बहुत ही दिलचस्प सफरनामा इनका रहा। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और इन्होंने एक लंबी अवधि अपने जीवन का गुजारा। चलिए देखते हैं मोरारजी भाई देसाई। मूलतः मोरारजी देसाई के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है, जन्म दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है। जन्मदिन 29 फरवरी। अब जन्मदिन अगर 29 फरवरी है तो स्वाभाविक है कि ये 4 साल पर एक बार आएगा। तो फिर भी इनके पूरे जीवन में लगभग 25 बार, क्योंकि इनकी उम्र लगभग 100 वर्ष की रही, 99 साल तक की इन्होंने जीवन यात्रा इनकी रही। सामान्य परिवार से गुजरात में जन्म लेने वाले, अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में 1918 से लेकर 1930 सरकारी सेवा काल अगर देखें तो 1918 से 1930 ये डिप्टी कलेक्टर थे। हालांकि आज के डेट में कलेक्टर को हम डीएम बोलते हैं, ऐसे डिप्टी कलेक्टर थे ये। और अपने अड़ियल स्वभाव के कारण इनके सर्विस में इनका प्रमोशन नहीं हुआ। स्पष्टवादी, गलत हो या सही हो सामने बोलना, तो थोड़ी सी इनकी जो छवि थी वो रफीज थे। 1930 में इन्हें लगा कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमारे देश पर शासन कर रहा है, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम देश की सेवा में अपना समय व्यतीत करें। और 1930 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर के भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से आ गए और अगले ही वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमेटी के सदस्य बने और 1937 में गुजरात कांग्रेस के सचिव बने। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि गुजरात से थे, लेकिन उस समय गुजरात बंबई प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, बॉम्बे प्रांत का, अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे। और 1937 में ही जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अंतरिम सरकार में राजस्व, कृषि, वन और सहकारिता मंत्रालय इनको दिया गया था 1937 के अंतरिम सरकार में। लेकिन आपको ज्ञात है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंतरिम सरकार भंग कर दी गई। और जब अंतरिम सरकार भंग हुआ, कांग्रेस पे भी बैन लग गया था उस समय, तो विनोबा भावे
महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्न से एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसके प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में मोरारजी देसाई ने भी भाग लिया और उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये जेल गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, जेल गए। कुल मिलाकर अगर जेल की बात करें तो ये लगभग 3 बार जेल गए। लेकिन सबसे जो लंबी अवधि रही इनकी जेल यात्रा की, वह 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें 3 साल कैद रहे ये। 1945 में रिहा हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था इसमें, और 1946 में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें विधानसभा चुनाव में बॉम्बे प्रांत में ये गृह एवं राजस्व मंत्री बनाए गए थे, यानी होम मिनिस्ट्री इनको मिला था। और होम मिनिस्ट्री में रहते हुए इन्होंने एक प्रशासनिक सुधार किया था। हलवाहों के लिए भूमि, हलवाहा के लिए भूमि, इनका कहना था कि जमीनें जो है वह जमींदार के पास है और जमींदार हल नहीं जोतते हैं, और जो लोग हल जोतते हैं उनके पास जमीन नहीं है। तो इन्होंने एक प्रशासनिक सुधार किया कि जो जितने हलवाहे हैं उनको जमीन दिया जाए, और इस प्रशासनिक सुधार में बहुत सारे किसानों को जमीन दिए गए। तो हलवाहों के लिए भूमि ये इन्होंने ही प्रारंभ किया था, क्योंकि जिस आंदोलन से जुड़े हुए थे, विनोबा भावे के साथ जुड़े हुए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। फिर उसके बाद में विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में इन्होंने समर्थन किया था बाद में चल करके। तो इनकी सोच कहीं ना कहीं उस तरह की थी कि गरीबों में जो कृषि करने वाले लोग हैं उनके पास जमीन होनी चाहिए, और वह व्यवस्था कौन करेगी? तो सरकार करेगी। देश आजाद होता है, इनकी भूमिका उस समय तक रहती है। और 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद में 1952 प्रथम आम चुनाव होते हैं। उस आम चुनाव के बाद में ये बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मुंबई प्रांत प्रेसिडेंसी, यानी मुंबई प्रांत के ये मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक सफर आपने देख लिया, जो डिप्टी कलेक्टर थे, जिसको उस समय डीएम कहा जाता था। और दूसरा सफर इन्होंने 1952, ये सफर है 1918 से 30, ये सफर रहा इनका गुजरात के मुख्यमंत्री 1952। लेकिन 1956 में केंद्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को बनाया गया, केंद्र सरकार में बुला लिया गया, और इस योग्यता के ये धनी भी थे। फिर 58 में इनको वित्त मंत्रालय मिला, और इस समय इनका जो कद था यह जवाहरलाल नेहरू के कद के बराबर इनका कद था। उम्र में ठीक है थोड़े से कम थे, 5-6 साल का अंतर था, लेकिन योग्यता, पार्टी में पकड़ इनकी बहुत मजबूत थी। और 1963 में कांग्रेस जो था वो कमजोर हो रहा था, पार्टी के अंदर फूट पड़ रहे थे, मजबूत नेता अपने समर्थन में सदस्यों को ले रहे थे। तो वैसे में के कामराज घटना है 1963, इसको कामराज योजना के नाम से जानते हैं। ये कौन थे कामराज?
के कामराज, कुमारस्वामी कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और तमिलनाडु के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह सी राजगोपालाचारी थे। उनके इस्तीफे के बाद में के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत पकड़ थी इनकी, क्योंकि शुरू से स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टी में मजबूती लाने के लिए, कांग्रेस में मजबूती लाने के लिए इन्होंने एक सिंडिकेट चलाया। सिंडिकेट का मतलब होता है एक ऐसा समूह बनाना, स्वघोषित समूह, जिसमें एक विचारधारा के लोग हैं और किसी एक पहलू पर काम करे और मजबूती से अपना पक्ष रखे। ऐसे में 6 केंद्रीय मंत्री और 6 मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा देकर के इसमें शामिल हुए थे, और ये वही लोग थे जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाखुश चल रहे थे। साथ ही के कामराज ही वह व्यक्ति थे जिसने जगजीवन राम, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे थे, और 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था। कौन? तो एक शास्त्री और एक इंदिरा गांधी। अब जरा सोचिए, पार्टी में नेहरू के बाद में अगर सबसे किसी की कद ऊंची थी तो मोरारजी देसाई की थी। लेकिन के कामराज चाहते थे कि प्रधानमंत्री वो बने जो उसके पास अपनी क्षमता नहीं हो, यानी जो उसको जैसे चाहे वैसे पार्टी हैंडल कर सके। क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उस दौर में मोरारजी देसाई सबसे आगे खड़े थे, लेकिन के कामराज ने मोरारजी देसाई को बैक कर दिया, क्योंकि ये बुद्धिजीवी और आत्मनिर्णय लेने में सक्षम थे, और वैसे सिचुएशन में शास्त्री को बना दिया। लेकिन दोबारा मौका फिर इनको आता है जब शास्त्री का निधन होता है 66 में। तो अब लगता है इनको कि अब मेरी बारी है। लेकिन ऐसे में गूंगी गुड़िया के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी को बना दिया था प्रधानमंत्री, और मतभेद शुरू होता है। 2 बार मौका था इनको, लेकिन के कामराज योजना ने बार बार इनको प्रधानमंत्री बनने से रोका। 67 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, और लाख मतभेद होने के बावजूद इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालांकि अगर 63 में भी देखें तो ये नाराज चल रहे थे, लेकिन के कामराज जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए इनको रिक्वेस्ट किया और मनवा लिया था। और 67 में वही बात, फिर से इनको उप प्रधानमंत्री, यानी 1967 उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय दे दिया इनको, विरोध और नाराजगी के बावजूद। ये योग्यता थी इनमें। लेकिन अगले ही 2 वर्ष, क्योंकि उस समय ये पार्टी के विरोध हो रहे थे, इनके साथ अन्याय हुआ था, तो 1969 में वित्त मंत्रालय छीन लिया। हालांकि वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, वह हमेशा मंत्रालय बदलते रहते हैं, लेकिन इन्होंने आरोप नहीं लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में यह कुंठा उत्पन्न हो गई कि यह मतभेद के कारण ही हमें वित्त मंत्रालय से हटाया गया है। इनको लगा कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, इसलिए उन्होंने 1969 में उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और 1969 में ही आप देखते होइएगा
कि कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गए, कांग्रेस आपस में दो गुट में बंट गई और कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ। तो जो कांग्रेस का जब विभाजन होता है तो इनकी जो कांग्रेस ओ होता है उसमें कांग्रेस कमेटी में ये शामिल होते हैं और उसमें मुख्य भूमिका अपनी निभाते हैं। और 1971 में सांसद चुन करके फिर से सदन पहुंचते हैं। कहां से? सूरत से। इसके पूर्व कई बार राज्यसभा सदस्य रह चुके थे। 71 में सांसद चुने जाते हैं और 71 के चुनाव में ही एक घटना घटती है, राजनारायण कांड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में केस कर दिया कि इंदिरा गांधी ने लोकसभा के चुनाव में अपने सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है अपने चुनाव जीतने के लिए, और दोष सिद्ध हो गया इन पर। घटना है 75 की, 71 की केस था ये। 75 में राजनारायण के विपक्षी हुआ करते थे और 75 में इंदिरा गांधी पे केस ड्रॉप हो गया और इन पे जो आरोप लगाए गए थे वह आरोप सही साबित हुआ कि इन्होंने संसदीय जो मर्यादा है, लोकतांत्रिक जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन उन्होंने किया और उनकी सदस्यता छीन ली गई। इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा जो इंदिरा गांधी के पक्ष में जो निर्णय दिया, उस निर्णय के संदर्भ में मोरारजी देसाई ने कहा कि इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव को निरर्थक घोषित किया गया है। तब लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे और भारत की जो लोकतंत्र है वह उस पर धूमिल नहीं हो, उस पर उंगली नहीं उठे, इसलिए इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी हठ धर्मिता का उपयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी, इमरजेंसी की घोषणा हो गई। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी पे। लगभग 26 महीनों का भारत में इमरजेंसी रहा। यह भारतीय इतिहास में ब्लैक लेटर्स में लिखा जाता है, काला इतिहास माना जाता है भारत का ये इमरजेंसी, क्योंकि ये इमरजेंसी राजनीतिक स्वार्थ में लगा था। भारत की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई थी। 26 जून 1975 आपातकाल की जैसे ही घोषणा होती है, मोरारजी देसाई गिरफ्तार हो जाते हैं। 1975 देसाई गिरफ्तार। अब जरा सोचिए कि पार्टी के लोग गिरफ्तार हो गए और इनको एकांतवास में डाल दिया जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी समाप्त होती है तो 1977 भी ये मुक्त होते हैं, यानी पूरे इमरजेंसी में ये कैद रहे। 1977 में ये मुक्त होते हैं। अब लगता है इनको कि कांग्रेस पार्टी में अब मेरा जगह नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी में है उसी पार्टी ने आपको गिरफ्तार करवाया, इमरजेंसी लगाया। तो ऐसे में उस पार्टी में बना रहना इनके लिए अब संभव नहीं था। चुनाव हुए 77 में, जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय बिहार से जयप्रकाश नारायण बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंदिरा गांधी को हराने के लिए। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन बाबू, ये उस समय के सूत्रधार थे जनता पार्टी के, और जनता पार्टी से शामिल होकर के सूरत से चुनाव लड़ा इन्होंने
और जनता पार्टी में शामिल। सूरत से चुनाव लड़ा और पूरे भारत में इन्होंने चुनाव प्रचार किया। इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, साथ में चौधरी चरण सिंह, जगजीवन बाबू, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, और बिहार की एक अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उस समय, सोशलिस्टों की, समाजवादियों की। चौबीस मार्च 1977 देश को मिला पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। 24 मार्च 1977 प्रधानमंत्री, देश को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब जरा सोचिए, जिसने कांग्रेस में 47 वर्षों सेवा किया, 47 नहीं उसको 75 किया जाए तो 45 वर्ष कांग्रेस में सेवा, पार्टी की सेवा की इन्होंने। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो ये गैर कांग्रेसी बने। इनका कथन था कि कोई भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, कानून से ऊपर नहीं जा सकते हैं। यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो। यह शब्द इंदिरा के खिलाफ बोले थे, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था। संविधान संशोधन तो इतनी की थी कि समझे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार कर लिया था। हालांकि इनका सरकार, प्रधानमंत्री ये बहुत दिनों तक नहीं रहे, 2 वर्षों के आसपास इनकी सरकार रही, 1979 तक। क्योंकि इस सरकार में जनसंघ का विलय हुआ था जनता पार्टी में। हालांकि जनसंघ ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया था, समर्थन वापस लिया था चौधरी चरण सिंह ने, राजनारायण ने। तो राजनारायण और चौधरी चरण सिंह के समर्थन वापस लेने से 1979 में इनकी सरकार गिर गई और उसी वर्ष इन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। उन्नीस सौ 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान, और एकमात्र ये प्रधानमंत्री रहे जिन्हें भारत का तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, साथ ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान भी मिला। निशान ए पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला था। एक और रोचक बात है, सबसे अधिक उम्र में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लगभग जिस समय ये भारत के प्रधानमंत्री बने इनकी उम्र 81 वर्ष थी। तो 81 वर्ष में ये प्रधानमंत्री बने। हालांकि इनकी मृत्यु 99 वर्ष की आयु में, अर्थात 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी, 99 वर्ष की आयु में। इनके इतनी लंबी अवधि होने का, लंबा जीवन होने का, स्वस्थ रहने का राज क्या था? तो ये स्वमूत्रपान करते थे। स्वमूत्रपान,
कई बार इन्होंने मीडिया के सामने अपना यह बात रखा था। उन्होंने स्वमूत्र पान करते थे, इन्हें अपना मूत्र खुद पीते थे ये ताउम्र, और यही कारण है कि ये लंबा जीवन और सुखमय जीवन इन्होंने जिया था। तो आज हमने देखा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जीवनी, उनका सफरनामा, राजनीतिक जीवन, किस तरह से उन्होंने डीएम, सीएम, पीएम 3 पदों को सुशोभित करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। 2 राष्ट्रों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जिस पार्टी में सबसे लंबा वक्त दिया, उस पार्टी से ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और के कामराज योजना ने इनको बार बार प्रधानमंत्री बनने से रोका। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।